गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निश्चय इस पटना में आपको फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जिस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसी सीरीज के क्रम में हम लोग आज फिर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि निश्चय आईएएस टीम के द्वारा 69वीं बीपीएससी पीटी या कॉमन पीटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसका एक सीरीज चलाया जा रहा है। उसी सीरीज के क्रम में इसको आगे बढ़ाते हम लोग अपने दूसरे सीरीज की ओर आते हैं। तो आइए हम लोग इसी सीरीज में दूसरे सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये जो सीरीज है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस मीडियम में अपने आप को आप सहज महसूस करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, आप उसको देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। ऑप्शन हमारा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े, द टाइम एट कैरो, यहाँ पे काहिरा होना चाहिए, ठीक है। द टाइम एट काहिरा इज 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मोर देन 1 और नन ऑफ द एबव। अब देखिए हम लोग इसमें बात करते कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए पहले ही लिखा है कि ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, और हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और पूरब में बढ़ने पर समय आगे जाता है और पश्चिम में जाने पर समय पीछे जाता है। ये लिख रहा है कि ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी काहिरा जो होगा ग्रीनविच से पूरब में स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, पूरब में स्थित होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ कह रहा है 2 घंटा आगे है। 2 घंटा का मतलब हुआ 120 मिनट। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 120 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30, यानी कि 30 देशांतर आगे होगा। ठीक है, तो 30 देशांतर आगे होगा। और मैंने बोला कि ये चूंकि पूरब में समय आगे बढ़ता है इसलिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों? तो देखिए, और हिंदी मीडियम में देखें यहाँ पे तो कहीं पे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं है, तो ई ऑप्शन ये बाय मिस्टेक ऑप्शन थोड़ा सा इसमें हो गया है। अब ये देखिए 30 डिग्री जो हमारा ये पूर्वी देशांतर है ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 2 लाइन हम लोग काहिरा के बारे में जान ले तो देखिए अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा। यह देखिएगा सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी हम लोग बात करें तो काहिरा के देखिए उत्तर में भूमध्य सागर, काहिरा के दक्षिण में जाएंगे तो वादी वावा, काहिरा के अगर पूरब में जाएंगे तो लाल सागर, और काहिरा के पश्चिम में जाएंगे तो लीबिया नामक देश स्थित है। ये रहा इस क्वेश्चन का फुल डिस्प्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है कि पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है, मैंने किसके उदाहरण है? तो देखिए पहला ऑप्शन है युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इंग्लिश में बात करें द पेनाइन्स यूरोप, द अपलेशियंस अमेरिका एंड द अरावली इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ क्या? यंग माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, मोर देन 1 एंड नन ऑफ द एबव। तो देखिए अगर हम लोग इस सारे देखिए पेनाइन क्या है, यूरोप में स्थित एक पर्वतमाला है, अपलेशियन क्या है, अमेरिका में स्थित एक पर्वतमाला है, अरावली क्या है, भारत में स्थित एक पर्वतमाला है। और हम लोग बात करें तो पेनाइन जो है यूरोप में एक देश है ब्रिटेन, जिसमें देखेंगे पेनाइन पर्वतमाला स्थित है। और बात करेंगे अपलेशियन, अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे देखेंगे या अमेरिका के पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वतमाला स्थित है। और अरावली भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में विशेष रूप से राजस्थान में स्थित है। ये तीनों के तीनों पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है या पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ठीक है, पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ओल्ड माउंटेन के उदाहरण है। ठीक है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है।
अपशिष्ट या पुरानी का मतलब कभी ये युवा हुआ करता था, आज घिस घिस कर ये बिल्कुल समझिए कि काफ़ी इसकी हाइट कम हो गई है और ये बिल्कुल अंतिम अवस्था में है, इसी को पुरानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ऐसे हम लोग बात करें तो यूरोप में पेनाइन के अलावा स्कॉटलैंड की पहाड़ी है, फिर बात करेंगे यूराल है, ये भी अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अमेरिका में बात करें तो अपलेशियन के अलावा अगर हम लोग बात करें तो मोनैडनोक का पर्वत है, ये भी अपलेशियन पर्वत कहिए कि पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अरावली भी देखेंगे भारत में क्या है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है ब्लॉक पर्वत। देखिए ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है वैसी पर्वत श्रृंखला जो संपीड़न या तनाव, ठीक है, खिंचाव या तनाव के कारण उत्पन्न हुआ हो। कभी कभी अब देखेंगे हमारे पृथ्वी में तनाव की वजह से दो प्लेटें देखिएगा नजदीक आती है, ठीक है, खिंचाव की वजह से दो प्लेटें नजदीक आती है, या तनाव की वजह से दो प्लेटें खिसकती है। दोनों केस में देखिएगा या तो भूमि का कुछ भाग नीचे धंस जाता है या भूमि का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। इस भूमि पर उठे हुए भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन। और हम लोग बात करें कि इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन कहाँ है, तो देखिए ये अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम कैलिफोर्निया। उसी कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है जिसका नाम है सियरा नेवादा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सियरा नेवादा। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। पहला है आल्प्स, दूसरा है हिमालय, तीसरा एंडीज, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा कोई नहीं। अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज आल्प्स, हिमालय। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सी ऑप्शन बाई मिस्टेक छूट गया है दोस्तों। ठीक है, मोर देन वन या नन ऑफ द एबव। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, तो यूरोप के बारे में जाने। यूरोप हमारा क्या एक महाद्वीप का नाम है, और विश्व में अगर हम लोग यूरोप के बारे में बात करें तो विश्व में यूरोप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, यूरोप क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इस चारों पर्वत में से देखेंगे या तीनों पर्वत में से कौन यूरोप में है, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा आल्प्स। क्या हो जाएगा, आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए अगर आल्प्स की बात करें तो आल्प्स क्या है, एक नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, आल्प्स क्या है, एक नवीन मोरदार पर्वत है जो यूरोप के लगभग 7 देशों में इसका विस्तार है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो इसका विस्तार फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और इटली में देखने को मिलता है। इस आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट ब्लैक, क्या नाम है, माउंट ब्लैक, ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक ये फ्रांस में स्थित है। थोड़ा हिमालय को देखें तो हिमालय के बारे में कहा जाता है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। मुख्य रूप से बात करें पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार, ये सब देशों में जाएंगे तो आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी बहुत ही फेमस है। ये हिमालय के ही नहीं पूरे विश्व के सभी पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय ने पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है जो नेपाल में स्थित है। कहाँ, नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट 8,848 या 8,850 मीटर बोली जाती है। इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा ऑप्शन है एंडीज। अगर एंडीज की बात करें तो कहा जाता है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहिए लगभग 7,000 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, माउंट एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है जो देखेंगे दक्षिण अमेरिकी देश
पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल भरोसा रखिएगा दोस्तों, निसंदेह आपको अपने आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पूरा फुल डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूं और सारे फैक्ट जो एग्जाम से जुड़े हुए सबकी मैं चर्चा करता हूं और सब आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, विश्व में जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्राचीन मुर्दार पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, कोई नहीं या एक से अधिक। अगर हम लोग बात करें इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। ठीक है, फर्स्ट वन इज वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन, सेकेंड वन इज न्यू फोल्ड माउंटेन, रेसिड्यूअल माउंटेन, या मोर देन वन, या नन ऑफ द एबव। देखिए, और इसमें हम लोग बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर बात करें, टॉप मोस्ट माउंटेन की हम लोग बात करें, टॉप मोस्ट माउंटेन सीरीज की बात करें तो वो कहां देखने को मिलेगा, तो वो आपको नवीन मुर्दार पर्वत में देखने को मिलेगा, न्यू फोल्ड माउंटेन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी नवीन मुर्दार पर्वत है वहां सर्वोच्च चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। नवीन मुर्दार पर्वत का मतलब वलन क्रिया से, फोल्ड होने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से जो पर्वतों का निर्माण होता है उसी को नवीन मुर्दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान समय में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला यही है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ये सब जो पर्वत श्रृंखला है नवीन मुर्दार पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर विश्व की अगर 100 टॉप मोस्ट चोटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से अधिकांशतः कहाँ मिलेगा, हिमालय में देखने को मिलेगा। अधिकांशतः कहाँ मिलेगा, हिमालय में। यानी 90 से 94 चोटी आपको 100 में से आउट ऑफ 100 92 to 94 जो हमारे माउंटेन टॉप मोस्ट चोटियां हैं वो कहाँ देखने को मिलेगी, हिमालय के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अवशिष्ट पर्वत मैंने बता दिया, जो घिस कर एकदम अपनी अंतिम अवस्था में आ जाए, दैट इज नोन एज रेसिड्यूअल माउंटेन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और देखिए सारे के क्वेश्चन अभी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अगला क्वेश्चन है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट है क्या, काला सागर, दूसरा क्या है, कैस्पियन सागर, तीसरा क्या है, बाल्टिक सागर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा कोई नहीं। अगर इंग्लिश में बात करें, ऑन हुज कोस्ट इज द सन पीटर्सबर्ग सिटी ऑफ द रशिया सिचुएटेड। First one is Black Sea, second one is Caspian Sea, third one is Baltic Sea, fourth one is more than one and fifth one is none of the above। और हम लोग बात करें कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो देखिए थोड़ी बात हम लोग रूस के बारे में जान ले तो रूस क्या है, ये रूस पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है, लेकिन यह एशिया के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। रूस का लगभग 75% पार्ट जो है वो देखिएगा एशिया में है और 25% पार्ट जो है वो यूरोप कंटिनेंट में है। इसलिए रूस को यूरेशिया का पार्ट माना जाता है, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट माना जाता है। अब ये पीटर्सबर्ग शहर है कहां पे, तो देखिए रूस का पीटर्सबर्ग शहर जो है देखेंगे ये पश्चिमी रूस में आपको देखने को मिलेगा, काला सागर के तट पे। कहां है ये, सॉरी काला सागर नहीं, सॉरी बाल्टिक सागर के तट पे। कहां पे मिलेगा, बाल्टिक सागर के तट पे है ये। कहां मिलेगा ये, बाल्टिक सागर के तट पे आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करें तो किस सागर में, बाल्टिक सागर के तट पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहां मिलेगा, बाल्टिक सागर के तट पे देखने को मिलेगा। अब देखिए ये रूस का सेंट पीटर्सबर्ग सर बाल्टिक सागर पे है, तो थोड़ा सा ये सब सागर के बारे में जानने की है क्या। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या हमारा, ब्लैक सी यानी कि काला सागर। काला सागर की बात करें तो कहा जाता है यह भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, काला सागर जो है भूमध्य सागर के सहारे एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर। तो काला सागर मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है, मरमरा सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो काला सागर देखेंगे
अगर इसकी बात करें तो देखिए एक देश है टर्की, टर्की के उत्तर में मिलेगा काला सागर, अनातोलिया पठार के उत्तर में मिलेगा काला सागर, भूमध्य सागर के पूरब में जाएंगे तो आपको काला सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए कैस्पियन सागर, इसमें लगा हुआ है सागर, लेकिन है यह विश्व का सबसे बड़ी झील। ठीक है, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है जिसकी वजह से इसको सागर कहा जाता है, वरना कैस्पियन सागर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है और कहा जाता है ये खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झील है। ये भी देखेंगे यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। और इसके विस्तार की बात करें, इसके चारों ओर 5 देशों का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, इसके चारों ओर 5 देशों का विस्तार है। और हम लोग बात करें तो रशिया, फिर बात करेंगे जॉर्जिया, फिर बात करेंगे अजरबैजान। ठीक है, रशिया की बात करें, फिर देखिए अजरबैजान की बात करें, ईरान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें और कजाकिस्तान की बात करें। ये 5 देश इसके चारों तरफ स्थित है। किसके चारों तरफ, कैस्पियन सागर के चारों तरफ। फिर बात करें हम लोग बाल्टिक सागर के बारे में, तो देखिए बाल्टिक सागर भी क्या है, अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है। बाल्टिक सागर के उत्तर में जाएंगे तो स्कैंडिनेवियाई प्रदेश, ये भी यूरोप में देखने को मिलेगा। यूरोप में बाल्टिक सागर के ऊपर में स्कैंडिनेवियाई प्रदेश है। नीचे में आएंगे तो देखेंगे जर्मनी जैसे देश आपको देखने को मिलेगा। और इसके हम लोग पूरब में जाएंगे तो पूरब में बाल्टिक सागर के बाल्टिक देश मिलेंगे, बाल्टिक देश जिसका नाम है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ठीक है, इस 3 देश को बाल्टिक सागर के नाम से जानते हैं। और इसके पश्चिम में जाएंगे तो ये बाल्टिक सागर क्या है, तो देखेंगे ये इंग्लिश चैनल द्वारा देखेंगे अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, स्थलरुद्ध, पहला ऑप्शन है बेल्जियम, सेकंड है हंगरी, थर्ड है रोमानिया, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है कोई नहीं। और बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री, फर्स्ट वन इज बेल्जियम, अदर वन इज हंगरी, next one is Romania, fourth one is more than one of the above and fifth one is none of the above। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन सा शहर क्या है, लैंडलॉक है। पहली बात जानना है कि लैंडलॉक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम चीजें जानेंगे, हर एक चीज का फुल एक्सप्लेनेशन देखिए। लैंडलॉक का मतलब होता है स्थलरुद्ध देश, यानी वैसा देश जिसकी सीमा या तट रेखा चारों तरफ से स्थल से घिरी हो या किसी बंद सागर से घिरी हो। हमारे तथ्य पे ध्यान देंगे, अपने फैक्ट पे ध्यान देंगे, वैसा देश जो चारों तरफ से या तो स्थल से घिरा हो या किसी बंद सागर से घिरा हो, वैसे देश को लैंडलॉक कहा जाता है। ठीक है, लैंडलॉक। अगर वर्तमान में जाए तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनियन देखेंगे, यूनियन नेशन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी तक 47 देशों को देखेंगे स्थलरुद्ध देश की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 47 देशों को स्थलरुद्ध देश की मान्यता प्राप्त है। लेकिन इन चारों में वो देश कौन है, तो देखिए वो देश है हमारा कौन सा, तो वो देश है हमारा हंगरी। कौन सा, हंगरी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बेल्जियम की बात करें, हंगरी की बात करें, रोमानिया की बात करें, सब यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, अब देखिए हंगरी लैंडलॉक है। हंगरी के देखेंगे, हंगरी चारों ओर बहुत सारे यूरोपीय देशों से घिरा हुआ है। जैसे हम लोग बात करें रूस, यूक्रेन, फिर देखेंगे स्लोवानिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये सारे देशों से हंगरी घिरा हुआ है। ठीक है, इन सारे देशों से, रूस से, यूक्रेन से, रोमानिया से, क्रोएशिया से, स्लोवानिया से, स्लोवाकिया से, फिर देखेंगे क्रोएशिया से, ये सारे देशों से क्या है, हमारा हंगरी घिरा हुआ है। ये कंप्लीट लैंडलॉक है। जबकि बेल्जियम देखेंगे बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है, बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है। और देखेंगे रोमानिया भी देखेंगे काला सागर के साथ सीमा साझा करती है। इसी वजह से क्या है, ये सब लैंडलॉक देश नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, सबसे बड़ी
तटीय रेखा किस देश की है? फर्स्ट वन यूएसए, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तीसरा कनाडा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा कोई नहीं। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? फर्स्ट वन इज यूएसए, सेकेंड वन इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड वन इज कनाडा एंड फोर्थ वन इज इंडिया। फोर्थ वन यहाँ पे इंडिया ऐड हो गया है। खैर देखिए यहाँ पे इंडिया को नहीं हम ऑप्शन में ऐड करना है आपको। फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द एबव एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की होगी? तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन? इट इज थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी कनाडा इसका सही उत्तर होगा। इसकी सबसे लंबी सीमा है। वर्तमान में बात करें तो कनाडा है जिसकी सीमा लगभग 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है। कनाडा की तटीय सीमा की बात करें तो लगभग 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। जबकि यूएसए के तटीय सीमा की बात करें तो यूएसए की तटीय सीमा क्या है? तो लगभग देखेंगे 20,000, ठीक है ना, 20,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स है यूएसए की तटीय सीमा। कहां 2 लाख, कहां 20,000, ठीक है। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लगभग 25,000 किलोमीटर भी इसकी तटीय सीमा है। कितना? 25,000 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? कनाडा इसका सही आंसर होगा। यूएसए और कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नामीबिया तट के साथ बहने वाली सबसे ठंडी जलधारा यानी कोल्ड करंट की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ठंडी जलधारा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अगुलहास की धारा, बेंगुएला की धारा, हम्बोल्ट की धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। The name of the cold water current flowing along the coast of the Namibia is, ठीक है, the name of the cold water current flowing along the coast of the Namibia is, first one Agulhas current, second was Benguela current, third one is Humboldt current, fourth one is more than of the above and fifth one is none of the above। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आंसर होना चाहिए कि नामीबिया के तट पे कौन सी जलधारा बहती है? तो सबसे पहली बात जानना है कि नामीबिया है कहां पे? तो नामीबिया हमारे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित साउथ वेस्ट में स्थित एक देश है जो तटीय देश है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। तो उस तट पे कौन सी जलधारा चलती है? तो याद रखना उस तट पे चलने वाली जलधारा का नाम क्या है? बेंगुएला। क्या नाम है? बेंगुएला। देखिए वेंगुएला एक कोल्ड करंट है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तट के सहारे नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और देखिए अफ्रीका तट के सहारे जाते हुए जाकर देखेंगे विश्वतीय अटलांटिक विश्वतीय धारा से मिल जाती है, ठीक है, अटलांटिक विश्वतीय धारा से मिल जाती है। अटलांटिक महासागर में ये बहने वाली धारा है जिसका नाम है बेंगुएला धारा, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट नामीबिया तट के सहारे बहती है और ऊपर जाकर दक्षिणी अटलांटिक विश्वतीय प्रवाह या अटलांटिक विश्वतीय प्रवाह से मिल जाती है। और बात करें अगुलहास की, तो अगुलहास जस्ट इसके अपोजिट में ये दक्षिणी पश्चिमी तट पे बहती है, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पे बहती है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी तट पे। कहा जाता है कि ये हिंद महासागर की एक धारा है, ये अटलांटिक महासागर की है, ये हिंद महासागर की है। हिंद महासागर में देखेंगे विश्वतीय धारा जब देखिएगा अफ्रीका के पूर्वी तट के सारे नीचे आती है तो नीचे में एक देखिए कि द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। एक धारा मेडागास्कर के देखेंगे पश्चिम से निकल जाती है, एक धारा मेडागास्कर के पूरब से। पश्चिम से जो निकलती है इसका नाम है मोजाम्बिक धारा, जो पूरब से निकलती है इसका नाम है मेडागास्कर की धारा। यही दोनों धारा आगे चलकर अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मिल जाती है, तब इसका नाम अगुलहास हो जाता है, ठीक है, तब इसका नाम अगुलहास हो जाता है। कहा जाता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धारा मिलने से अगुलहास की धारा का निर्माण होता है। ये अगुलहास की धारा फिर से देखेंगे, ये देखिए पूरब की ओर बहते हुए आगे बढ़ जाती है जो जाकर ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है, ठीक है दोस्तों। बात करें हम्बोल्ट की, तो देखिए हम्बोल्ट धारा क्या है? तो हम्बोल्ट भी एक ठंडी धारा है, ठीक है, हम्बोल्ट भी एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। कहाँ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। यह धारा देखेंगे
दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर देश है चिली और पेरू, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर देश है चिली और पेरू, उसी तट के सहारे बहकर जाकर प्रशांत, देखिए विषुवतीय प्रशांत महासागर में मिल जाती है। चूंकि ये पेरू के तट से प्रवाहित होती है, इसलिए कहीं कहीं हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, पेरू की धारा भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बातें आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 19 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? 19 ईस्ट रीज का मतलब 90 डिग्री ईस्ट कहां पर स्थित है? 90 डिग्री ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? वेयर इज 19 ईस्ट रीज सिचुएटेड? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। बाकी समझ रहे हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? याद रखना है 19 ईस्ट रीज कहां है? इंडियन महासागर, इंडियन ओशन में, ठीक है। कहां पे? इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, और वो देश क्या है? अपना प्यारा भारत। इसी प्यारा भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, ठीक है। बाकी ऐसा किसी महासागर में नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर का अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है, और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर का स्थान आता है, ये आकार या क्षेत्रफल की दृष्टि से। 90 डिग्री ईस्ट कहाँ है? हिंद महासागर। अब देखिए हिंद महासागर में जाएंगे तो चूंकि हिंद महासागर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, हिंद महासागर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, इसी को 19 डिग्री रिज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो 90 डिग्री रिज जो है ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार के समीप से गुजरती है। हमारे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, उसी के सहारे से ये गुजरती है और आगे जाकर नीचे तक ये फैली रहती है, ठीक है। एम्स्टर्डम द्वीप है, वहां तक ये फैली रहती है। तो कहां मिलेगा? हिंद महासागर में। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है। अब ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये क्वेश्चन देखा गया है। आपको याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। पहला है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, ठीक है। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम इज अ रिवर इन ए बे, ओशियन करेंट, सेकेंड नेम ऑफ द जेट स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होगी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम देखिएगा ये एक प्रकार की धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक प्रकार की महासागरीय धारा है। देखिएगा एक प्रकार की क्या है? महासागरीय धारा है। याद रखना ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा कि गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की क्या है? महासागरीय धारा है। सॉरी, ओशियन क्या है? करेंट है, ओशियन करेंट है। अब ये बहेगी कहाँ? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, जो देखिएगा ये अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से बहती है, और ये बहते हुए कहां जाकर लेब्राडोर सागर से मिल जाती है। ऊपर से देखिएगा लेब्राडोर सागर से एक धारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर की ठंडी धारा, वहीं जाकर मिल जाती है। इन दोनों के मिलन के पश्चात यहाँ पे कुहासा उत्पन्न होता है लेब्राडोर सागर के पास, वहीं पे मछली पालन का सबसे उपयुक्त केंद्र बनता है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा का नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और उम्मीद करते हैं ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे यानी कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? पहला है भूकंप से, दूसरा है सूर्य से, तीसरा है तारों से, चौथा एक से अधिक, पांचवा है कोई नहीं। The high tide in the ocean is caused by, first one is earthquake, second sun, third one is stars, fourth one is more than one and fifth one is none of the above। तो किससे महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों याद रखना है ये जो ज्वार है ना, ये ज्वार भाटा जो है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य एवं चंद्रमा देखेंगे जब पृथ्वी पर उपस्थित महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ज्वार आता है, ज्वार, ठीक है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और सप्तमी और अष्टमी के दिन लघु ज्वार, लो टाइड आता है, ठीक है, लघु ज्वार आता है। ऐसे तो देखा जाए तो महासागर में ऊंची जल स्तर के लिए
सूर्य की आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कम होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य का होना चाहिए। लेकिन सूर्य चूंकि पृथ्वी से काफी दूर है जबकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीक है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है जबकि चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा नजदीक होने के कारण सूर्य की तुलना में महासागरीय जल पर ज्यादा प्रभाव दर्शाती है। इसलिए हाई टाइड के लिए सूर्य से ज्यादा कौन जिम्मेदार है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जिम्मेदार है। लेकिन इस ऑप्शन में चंद्रमा आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब पांचवा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है 69 बीपीएससी पीटी या हमारा कंबाइंड पीटी के लिए जो जोरदार सीरीज है जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा, उसके हम लोग अगले सीरीज को आज पूरा कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी सीरीज है। इसी तरह प्रतिदिन आपको सीरीज मिलती रहेगी और आपको सारे लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह कुछ और प्रमुख क्वेश्चनों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।